गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, अब हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है और अब हम रिवीजन की तरफ चलेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपको मैं ये बता दूं कि अब आपकी विंटर वेकेशन पड़ने वाली है, जिसके दौरान आपको कुछ काम दिया जाएगा। ठीक है। और सीबीएसई ने एक नया आपको प्रोजेक्ट या एक्टिविटी बोलिए इस तरह की दी है, जिसे आपको करना अनिवार्य है। अभी तक आप प्रोजेक्ट में या एक्टिविटी में क्या करते थे? किसी के बारे में लिखना, उनकी जानकारी इकट्ठी करके एक फाइल बनाना। अब आपको वही काम आर्ट के माध्यम से करना है। तो इसका एक्टिविटी का नाम है आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी, अर्थात कला एकीकृत गतिविधियाँ। इसको जो भी आप इसमें जानकारी इकट्ठा करोगे उसमें एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से कलात्मक ढंग से दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हो। तो आर्ट एक्टिविटी का मतलब होता है कि कम साधनों के द्वारा कम लिखकर अधिक जानकारी देना। ठीक है। अभी जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, आप कहीं पर कोई पोस्टर देखते हैं तो पोस्टर के माध्यम से ही आप समझ जाते हैं कि इसमें हमें क्या जानकारी दी गई है। तो इसी तरह से जो भी टॉपिक आपको दिए जाएंगे वो आपने चित्रों के माध्यम से, रंगों के माध्यम से उनको बनाकर या उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके उसके बारे में आपने दर्शाना है। तो ये जो आपका काम होगा, ये हॉलीडे होमवर्क है आपका, और आपने इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। तो इसमें आपको किस तरह से और क्या क्या इसके टॉपिक हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कला एकीकृत गतिविधियां। हम किसी भी गतिविधियों को कला के माध्यम से इकट्ठा करके दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। विवरणिका का मतलब होता है कि आपका माध्यम क्या है उस चीज को प्रस्तुत करने का। तो यहाँ पर बताया गया है चित्रों के माध्यम से। आपने चित्रों के माध्यम से उस चीज को हमें बताना है। अब जैसे आपको टॉपिक दिया गया है कर्नाटक के ऐतिहासिक स्थल। आप अपने उत्तराखंड के बारे में तो जानते हो कि आपके ऐतिहासिक या दार्शनिक स्थल कौन कौन से हैं, लेकिन आपको कर्नाटक के बारे में कितनी जानकारी है उसके बारे में आपको यहाँ पर जो वहाँ के ऐतिहासिक स्थल हैं उनके बारे में जानकारी लेनी है। और ये जानकारी आपको किताबों के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, कहीं से भी मिल सकती है। तो इसमें आपको लिखना नहीं है। ऐसे नहीं कि आपने 2-3 पेज का उसके बारे में लिख दिया। लिखना नहीं है। इसको किसके माध्यम से बताना है? चित्रों के माध्यम से। जो भी वहाँ के ऐतिहासिक स्थल हैं उनकी फ़ोटो, या आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो आप उनकी ड्राइंग कर सकते हो, उनका नाम लिख सकते हो। ठीक है। और लिखने का भी तरीका हेडिंगों के माध्यम से समझाएं कि अब देखो जैसे हमारे 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो हम क्या करते हैं? उनकी फ़ोटो लगाकर और उसके बारे में लिख देते हैं कि भाई ये क्या है, बद्रीनाथ है और ये किस जगह पर है। इसी तरह से आपने कर्नाटक के जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनकी फ़ोटो लगानी है और उनके नाम लिखने हैं। अब दूसरा टॉपिक है लॉकडाउन के दौरान सकारात्मक प्रभाव। आपको पता ही है कि पिछले 9-10 महीने से क्या चल रहा है? कोरोना काल चल रहा है, जिसके कारण सभी अपने घरों में हैं और बीच में लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन का मतलब क्या होता है कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान हम लोगों के ऊपर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े? ठीक है। उसमें हमारे ऊपर बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव पड़े। वो क्या थे? उनको आपने चित्रों के माध्यम से दिखाना है। अब आपको पता है कि देखिए साल भर होने वाला है, आप स्कूल नहीं आ रहे हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि कोरोना से सबसे पहला कार्य है हमारा कि कोरोना से हम सुरक्षित रहें, तभी हम आगे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और सभी अपने घर में पैक हो रखें
लेकिन इस दौरान हम पर क्या सकारात्मक, ठीक है, उसमें नकारात्मक नहीं लिखना है, सकारात्मक पॉजिटिविटी क्या आई हमारे ऊपर, तो वो आप अपने उससे लिख सकते हो। तीसरा टॉपिक है वृक्षों का संरक्षण। हम किस तरह से अपने आसपास के पेड़ पौधों को बचा सकते हैं, ऐसे कौन से कार्य करें जिनसे हम वृक्षों को सुरक्षित रख सकते हैं, ये भी हमें चित्रों के माध्यम से ही बताना है। फोर्थ पॉइंट है जल संचय। जल का संचय करना, अर्थात जल को हम कैसे बचाएं। कहते हैं ना भाई, वो जरूरी भी है, जल ही जीवन है, अगर हमारे जीवन में जल नहीं तो जीवन नहीं। तो इस तरह से हमने जल को कैसे सुरक्षित रखना है, जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों तक जल उनको आसानी से मिल सके। तो इसको भी आपने क्या करना है, चित्रों के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से इसको बताना है। इसके लिए आपने सबसे पहले जो फर्स्ट इसका कवर पेज होगा उसमें आप हेडिंग लिख दोगे, कला एकीकृत गतिविधि, ठीक है, और उसके बाद आप इनको लिखना शुरू करोगे। इसमें आपको सिर्फ एक ही टॉपिक में, एक ही विषय में काम करना है, ना कि सभी विषय में। उसके बाद आप वीडियो नहीं देखोगे तो उसके बाद आप बार बार मैसेज करके, फ़ोन करके पूछोगे कि मैडम कितने टॉपिक करने हैं, सब करने हैं, और आप उल्टा सीधा बना के रख दोगे। इसमें आपके मार्क्स कटेंगे। आपको सिर्फ एक टॉपिक तैयार करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से, कलात्मक तरीके से उसको तैयार करना है। तो ये है आपका आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी, जो आप सबके लिए कंपलसरी है। और इसमें आपको कोई परेशानी हो या कहीं से आपको दिक्कत हो रही हो तो आप जो मेरी वीडियो होगी उसमें आप इसके सुझाव देख के उसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अब थोड़ा ये चैप्टर को देख ले हम। मैं आज ग्रामर में आपको बताऊंगी। देखो, जैसे मैंने आर्ट एक्टिविटी के बारे में आपको बताया, उसी तरह से हम किस तरह से चित्रों को देखकर एक कहानी बना सकते हैं, ठीक है। आर्ट एक ऐसी कला है जो पूरी बात बोल देता है, उसमें हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। तो चित्र देखकर कहानी सुनाना, चित्रों को देखकर कहानी सुनाना भी एक विशेषता है, ठीक है। यह विशेषता छोटे बच्चों में सबसे अधिक पाई जाती। जब हम देखते हैं ना, प्ले ग्रुप के बच्चे हैं तो उनको हम कैसे पढ़ाते हैं, चित्रों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चे चित्रों को देखकर अपनी कल्पना में उड़ने लगते हैं और उनमें, उन चित्रों के माध्यम से तरह तरह की कहानियां बनने लगती हैं, ठीक है। बचपन में जो है बच्चे कॉमिक्स पढ़ते हैं, उन्हें बहुत आनंद आता है। तो आनंद किस लिए आता है, क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे चित्र बने रहते हैं। अगर हम किसी 4th 5th के बच्चे के पास एक मोटी सी किताब रख दें जिसमें कोई चित्र ना हो, सिर्फ लिखा हुआ हो, तो क्या बच्चा उसे पढ़ेगा? बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। और अगर हम उसको चित्रों से रंग बिरंगी किताबें उसके सामने रख दें और जो बात हमारी शब्दों के द्वारा हम उसको बताना चाह रहे थे, जिसे वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था उसे पढ़ने में, और वही चीज़ हम उसको चित्रों के माध्यम से रखें तो उसको बिना मेहनत के बहुत जल्दी से वो चीज़ें सीख लेता है, ठीक है। तो ये भी एक आर्ट एक्टिविटी है, चित्रों को बनाना, चित्रों के माध्यम से अपनी बात को या किसी कहानी को दूसरे तक पहुंचाना। तो ये आर्ट इंटीग्रेटेड है। चित्रों के माध्यम से जो है बच्चों को हर बात समझ आ जाती है और उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट भी जागता है। आप कई बार देखते होंगे कि बच्चे कार्टून फिल्में बहुत पसंद करते हैं। तो क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उसमें उनको अपनी कल्पनाएं, अपनी तरह के बच्चे उनको दिखाई देते हैं। नटखट बच्चे जो भी हैं कार्टून, वो सब बच्चों को अच्छे लगते हैं क्योंकि वे अपनी ही तरह उनको समझते हैं। चित्र कथाओं का एक फायदा और होता है, उससे बच्चों की स्मरण शक्ति, याद करने की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगर हम बच्चों को कोई भी चीज़ चित्र के माध्यम से बताएंगे तो अगर हम 1 महीने बाद उसके बारे में पूछे तो उसको बिल्कुल याद आ जाएगा। अब देखो, स्टार्टिंग में बच्चों को बताया जाता है ना, A फॉर एप्पल, तो एप्पल के माध्यम से उसे
ए की अल्फ़ाबेट उसको याद कराई जाती है। ठीक है, तो वो एप्पल को ही नज़र में रखता है और तब उसे पता लग जाता है कि एप्पल, ए फॉर एप्पल होता है। ठीक है, रामायण महाभारत की कथाओं को व्यक्त करने वाले चित्र भी बहुत उपयोगी होते हैं। आज आप देखते हो टीवी में रामायण आ रही है, श्री कृष्ण आ रही है, महाभारत आ रही है, वेद पुराण, जो भी ये धार्मिक ऐतिहासिक जो कथाएं हैं वो चित्रों के, फिल्मों के माध्यम से बताई जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि आप घर में बैठ के रामायण पढ़ रहे हैं, गीता भागवत पढ़ रहे हैं? नहीं, इतना टाइम किसी के पास नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं है। तो इसको, बच्चों को ये संस्कार किस तरह से दिए जाएं, इसके ऊपर काम करने के लिए इनको फिल्मों का रूप दिया गया। फिल्में तो हर कोई देखना चाहता है ना, और वही चीज़ जो हमारी गीता भागवत में जो बातें बताई गई हैं वो हम उसमें नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जब बच्चे उसको कार्टून के रूप में या कहानी के रूप में या फिल्म के रूप में टीवी में देखते हैं तो उनका इंटरेस्ट उसमें जाग जाता है और वो बहुत ध्यान से उसको देखते हैं और जो उसमें बातें बताई जाती हैं वो उनको स्मरण हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि चित्रों को देखकर कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों की याददाश्त को बढ़ाना। ठीक है, हम क्या करते हैं, चित्रों के, अगर बच्चा चित्रों के माध्यम से उस बात को आसानी से सीखता है तो हम क्यों उसके लिए शब्दों के पीछे माथापच्ची करें? उसको चित्रों के माध्यम से सिखाइए, हमें तो उसकी स्मरण शक्ति बढ़ानी है ना, तो उससे क्या होगी, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी और उसकी जो है उच्चारण कौशल का विकास होगा। इसलिए कहानी सुनाते समय यदि कथा के कुछ अंश छात्र छोड़ भी देते हैं तो उसका मूल्यांकन आधारित नहीं होना चाहिए। अब जब हम बच्चों को बोलते हैं कि भाई हमने किसी को कोई चित्र दे दिया, उसके ऊपर कहानी लिखिए, बच्चे ने कहानी लिखी, अगर बीच में कोई एक आध अंश छूट भी जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से बच्चों हमें जो है आर्ट इंटीग्रेटेड को भी तैयार करना है, अपनी कला का माध्यम उसमें दिखाना है कि हम कितने अच्छे क्रिएटिव तरीके से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो सीबीएसई का भी यही उद्देश्य है कि कम समय में जल्दी तैयार होने वाला ऐसा कार्य किया जाए जिसमें बच्चे को रुचि भी हो और उसका नॉलेज भी उसमें बढ़ जाए। अब नॉलेज बढ़ने का क्या मतलब है? अब आप कहोगे भी चित्रों के माध्यम से क्या नॉलेज बढ़ेगा? अब आपसे एक टॉपिक पूछा गया है कि लॉकडाउन के दौरान क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े। तो अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहला सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा लॉकडाउन के दौरान? हमने घर के खाने को अहमियत दी। पहले क्या होता था, फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना, लेकिन जब लॉकडाउन के दौरान सब बंद हुआ तो हमने क्या किया, घर का खाना, साफ सुथरा स्वच्छ खाना खाया। और जब हम खाना स्वच्छ खाएंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ठीक है, हमें हाथ पैर धोने की आदत पड़ी। पहले बच्चे क्या करते थे, बाहर मिट्टी धूल मिट्टी में खेल रहे हैं और उसके बाद तुरंत वैसे ही अंदर चले गए, टीवी खोला, कई देर बाद तब वो अपने हाथ पैर धुलते थे। लेकिन कोरोना काल में, लॉकडाउन के दौरान जब भी बाहर से आए तो सबसे पहले हाथ पैर धुलकर ही अंदर गए। तो हाथ धोने की आदत का भी हमारे ऊपर विकास हुआ, उसका भी प्रभाव पड़ा। उसके बाद तीसरा, पैसे का महत्व समझा। लॉकडाउन में मनुष्य को पैसे की क्या अहमियत होती है उस चीज़ का पता चला कि हम कितनी फिजूल खर्ची करते थे, हमें किस तरह से अपने पैसे को बचा के रखना है जो हमारे बुरे समय में काम आए। तो उस वक्त बच्चों ने बाहर का खाना नहीं खाया, फिजूल घूमना फिरना बंद हुआ। ठीक है, इन सब से क्या हुई, हमारी बचत हुई और हम स्वस्थ रहे। तो इस तरह से आप भी, और बहुत सारी उसमें बातें हुई, हमें अपने रिश्तेदारों का महत्व पता चला। जब मनुष्य या इंसान लॉकडाउन में एक कमरे में पैक हो गया तब उसको अपनों की अहमियत पता चली कि काश वो भी हमारे साथ होते तो मेरा कितना अच्छा समय कटता। जो परिवार के साथ थे वो तो ठीक है, लेकिन जो महानगरों में जो
महानगरों में अपना जीवन बिता रहे थे, उनको जब एक कमरे में बंद होना पड़ा तो उनके लिए जीना दूभर हो गया था। जो लोग कभी अपने गांव नहीं गए थे, लॉकडाउन के बाद वे अपने गांव की तरफ उन्होंने रुख किया, उन्हें अपने गांव की याद आई। तो इस तरह के लॉकडाउन में हमारे ऊपर कई तरह के सकारात्मक प्रभाव पड़े। तो इस तरह से आपने इस परियोजना एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। तो अब आपकी 15 दिन की हॉलीडेज पड़ रही हैं, उसके बाद फिर आपकी ये फाइल जो भी है वो चेक होगी। थैंक यू।